एली सेल टेस्ट क्या होता है और कैसे प्रोसीजर होता है पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हो मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं। तो हम शुरू करते हैं कि एली सेल हमारी होती क्या है और किस तरह से इसको प्रोसीजर करते हैं, क्या है इसका प्रिंसिपल, सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एली सेल टेस्ट के बारे में कि एली सेल होती क्या है। एली सेल का जो एली का फुल फॉर्म है वो होता है ल्यूपस इरिथ्रोमेटस सेल, ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस सेल, ठीक है। और बात करें इसकी डिस्कवरी की तो मैकलम हारग्रेव्स ने 1948 में डिस्कवरी की थी इसकी। किसमें की थी? बोन मैरो के सैंपल में, ठीक है। तो बोन मैरो के सैंपल में डिस्कवरी की थी 1948 में। साइंटिस्ट का नाम है मैकलम हारग्रेव्स, तो इसको हारग्रेव्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एली सेल एक न्यूट्रोफिल सेल या मैक्रोफेज सेल होती है। क्या होती है? एली सेल एक न्यूट्रोफिल सेल या मैक्रोफेज सेल होती है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल आपने पढ़ा होगा, मैक्रोफेज में आपको बता रहा हूं। देखो मैक्रोफेज सेल क्या होती है, बोल सकते हो अदर सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो उनके काम नहीं आता है, वो उसको क्या करती है? एनग्लफ करती है। एनग्लफ यानी कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइटोसिस में स्वभक्षण करती है, ठीक है। एली सेल एक न्यूट्रोफिल सेल होती है, मैक्रोफेज सेल होती है, जो क्या करती है? अदर सेल के डीनेचुरेटेड न्यूक्लियर मटेरियल को एनग्लफ करती है, ठीक है। एली सेल समझ में आ गया? नोट्स मैंने आपको दे दिया, इजीली मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल की, कि एली सेल का प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है, एली सेल एक्चुअल में कैसे निकलती है, ठीक है। देखो दोस्तों, एली सेल क्या होती है? एली सेल एक न्यूट्रोफिल सेल या मैक्रोफेज सेल होती है, जो क्या करती है? अदर सेल के डीनेचुरेटेड जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको क्या करती है? एनग्लफ करती है। एनग्लफ यानी कि फेगोसाइटोसिस करती है। अब ये कैसे करती है? देखो, अदर सेल का डीनेचुरेटेड न्यूक्लियस मेटल क्या होता है, मतलब अदर सेल का जो भी डीनेचुरेट मतलब जो काम का मेटल नहीं होता है, वो ऐसे पड़ा रहता है सेल में, उसमें वो उसको क्या करती है? एनग्लफ करती है, निगलती रहती है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। अब दोस्तों बात करें इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल इसका बहुत इजी है, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड से एली सेल को डिस्कवर करते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी आएगा। प्रिंसिपल बिल्कुल इजी वे में। आप देखो, हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर में हमने ले लिया ब्लड, ठीक है। अब हमने उसमें डाल दिए ग्लास बीड्स यानी कि कांच के मोती हमने डाल दिए। तो ब्लड ले लिया हमने। ब्लड में क्या होगी? सेल होगी। कौन सी? ल्यूकोसाइट यानी कि WBC सेल होगी। अब ये क्या करेगा? ग्लास बीड्स जब हम ब्लड को यानी कि इस कंटेनर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ग्लास बीड्स क्या करेगा? जो ल्यूकोसाइट होती है ना ब्लड में, WBC होती है, उनको तोड़ देगा, यानी कि उनका ब्रेक डाउन कर देगा, ट्रू मेटाइज्ड, ठीक है। तो क्या कर देगा? ल्यूकोसाइट को ट्रू मेटाइज्ड कर देगा। अब ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम निकलेगा। तो पेशेंट के सीरम में क्या होगा? एली फैक्टर। अब ये एली फैक्टर ल्यूकोसाइट के साथ कंबाइंड करेगा, तो क्या रिएक्शन दे देगा? वो रिएक्शन मैंने यहां लिख रही है। देखो, एक बार दोबारा बता देता हूं। जब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर में हमने ब्लड ले लिया, 5 से 10 ml ब्लड ले लिया, उसमें हमने डाले ग्लास बीड्स। अब ग्लास बीड्स डालेंगे तो ब्लड में कौन कौन सेल होती है? मान लो ब्लड में सेल होती है, हमने WBC का एग्जांपल लेंगे, माने ल्यूकोसाइट सेल होती है। अब ग्लास बीड्स और ल्यूकोसाइट सेल मिलेंगे क्यों? मिलने से पहले हम करते हैं इसको सेंट्रीफ्यूज। जब हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया तो ग्लास बीड्स और जो इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट है WBC है वो मिलेंगे, ट्रू मेटाइज्ड हो जाएगा वो, यानी कि ट्रू मेटाइज्ड रिएक्शन करेंगे। ट्रू मेटाइज्ड क्या होता है? यानी कि ग्लास बीड प्लस में ल्यूकोसाइट बराबर ब्रेक डाउन कर देंगे ल्यूकोसाइट का। अब पेशेंट का सीरम निकल जाएगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज में यानी कि पेशेंट के सीरम में क्या होगा? एली फैक्टर प्रेजेंट होगा। अब ये एली फैक्टर किस तरह से ल्यूकोसाइट के साथ रिएक्शन करता है वो मैं इस प्रोसेस में बताऊंगा। देखो, ये एली फैक्टर है, एली फैक्टर निकल गया पेशेंट के सीरम में, सेंट्रीफ्यूज किया, एली फैक्टर निकल गया। अब ये एली फैक्टर ल्यूकोसाइट के साथ क्या करेगा? कंबाइंड करेगा। एली फैक्टर प्लस ल्यूकोसाइट के साथ कंबाइंड करेगा तो क्या दे देगा? एली सेल बना देगा। एली फैक्टर प्लस ल्यूकोसाइट बराबर ये एली सेल बन गई है। अब ये एली सेल आगे जाके एली बॉडी में डेवलप हो जाएगी, ये देखो एली बॉडी बन गई है। अब ये एली बॉडी के पास अपना न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट है तो ल्यूकोसाइट की कौन सी सेल आ जाएगी? न्यूट्रोफिल। अब ये न्यूट्रोफिल क्या करेगी? ये अपना न्यूक्लियस बना लेगी। अब देखो, मैंने आपको जो प्रिंसिपल नोट्स में दिया उसमें से हम रीड कर लेते हैं कि थ्योरी मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी है, आप कोई सी भी पढ़ लेना। देखो, सबसे पहले थ्योरी में क्या लिखा है कि जब ग्लास बीड्स के द्वारा ब्लड यानी कि एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो ग्लास बीड्स की वजह से ल्यूकोसाइट का ट्रोमेटाइज्ड होगा। देखो, हमने सेंट्रीफ्यूज कराया,
ग्लास बीड्स प्लस में ब्लड, सेंट्रीफ्यूज कराया तो क्या होगा ग्लास बीड्स की वजह से ल्यूकोसाइट का ट्रूमेटाइज्ड होगा, यानी कि आप इजी भाषा में ये देखो कि ल्यूकोसाइट जो है अंदर से ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है, ट्रूमेटाइज्ड होगा क्योंकि पेशेंट के सीरम में एली फैक्टर है। पेशेंट के सीरम में सीरम आ गया ना, अब पेशेंट के सीरम में क्या है, पहले से एली फैक्टर है, देखो एली फैक्टर है, यह फैक्टर ल्यूकोसाइट के न्यूक्लियर मेटल के साथ अटैचमेंट करेगा। अब ये फैक्टर क्या करेगा, एली फैक्टर पेशेंट के ल्यूकोसाइट के साथ अटैचमेंट करेगा, ठीक है, अटैचमेंट करेगा तो दोनों का न्यूक्लियर मेटेरियल कंबाइंड होगा। अब ये क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड एली फैक्टर प्लस ल्यूकोसाइट, इनका न्यूक्लियर मेटेरियल क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। ये देखो कंबाइंड होगा तो न्यूक्लियर मेटेरियल एली बॉडी में ट्रांसफर होगा। अब ये न्यूक्लियर मेटेरियल क्या हो रहा है, एली बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो रहा है, ये ठीक है भाई, दोनों कंबाइंड हो गए ना तो न्यूक्लियर मेटेरियल भी ट्रांसफर होगा। ये देखो ट्रांसफर होगा, वह न्यूट्रोफिल्स एली बॉडी एनग्लफ करेगा। अब ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल है, क्यों, क्योंकि ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट की कौन सी सेल है, न्यूट्रोफिल। अभी न्यूट्रोफिल क्या करेगी, जो इसका न्यूक्लियस है ना, यानी कि जो एली बॉडी का न्यूक्लियस वो इसको एनग्लफ करेगा, वो इसको निगल जाएगी। तो इस तरह से प्रिंसिपल है, मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, प्रैक्टिकली समझा दिया किस तरह से होगा, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। यदि डाउट लग रहा है तो नीचे आप कमेंट कर देना, नोट्स मैंने आपको दे दिए टेलीग्राम पर। देखो अब बात कर लेते हैं कि एली बॉडी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बेसिकली एली बॉडी जो होती है 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एफ एली, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, सी एली, क्यूटेनस ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, DILE ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, और NLE नियोनेटेड ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। 4 प्रकार की एली बॉडी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ एली बॉडी, यानी कि जब ऑटोइम्यून होता है तो किस तरह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, यानी कि पेशेंट में जब ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है, ऑटोइम्यून सिस्टम होता है तो किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलती है हमको। यानी कि एली बॉडी का जब डिसऑर्डर होगा तो पेशेंट क्या होगा, लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि उसको सनबर्न होने लगेगा, लाइट से उसको इरेक्शन होने लगेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेज्ड रेड पैच ऑन स्किन, उस पेशेंट की जो स्किन होती है उस पर रेड यानी कि लाल लाल चकते से नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई शेप्ड रेसेस स्किन, यानी कि स्किन पर बटरफ्लाई शेप के रेसेस पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अल्कर इन नोज एंड माउथ, अल्कर यानी कि छाले, नोज और माउथ में छाले पड़ जाएंगे, अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। फिर है इन्फ्लामेशन इन लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स, यानी कि पेशेंट का हार्ट और लंग्स की जो लाइन होती है ना उस पर इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सेसिव प्रोटीन एक्सक्रिएट इन यूरिन, यानी कि पेशाब में, यूरिन में प्रोटीन का अधिक मात्रा में स्राव होगा, अधिक मात्रा में एक्सक्रीट करेगा वो, ठीक है। अब है फिर लो ब्लड सेल काउंट, जब माइक्रोस्कोपी होगी तो उसमें लो ब्लड सेल काउंट, सेल कम देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं एली सेल के। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एली सेल का एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं। एली सेल का जो एग्जामिनेशन है बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है, माइक्रोस्कोपी और फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री बहुत महंगी होती है तो इसलिए उसको हम यूज में नहीं लेते हैं। माइक्रोस्कोपी से हम इजीली एली सेल का पता लगाते हैं। देखो माइक्रोस्कोपी से कौन कौन से मेथड से पता लगाते हैं, बेसिकली 4 मेथड है लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही है, क्लोटेड ब्लड मेथड, डीफैब्रिनेटेड ब्लड मेथड, उसको बाद रोटेटरी मेथड। मेथड बहुत ईजी है, मेथड से प्रिंसिपल का पता लगेगा, ठीक है। और नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा केवल, एली सेल टेस्ट, ठीक है। तो उसमें आप 2 से 2.5 पेजों में जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिख देना, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पूरा ही लिखना है, जितना आप लिख सकते हो 2 से 2.5 पेजों में उतना आप लिख देना। अब बात करते हैं कि क्लोटेड ब्लड मेथड, ये पहला मेथड है, ये होता क्या है, नाम से पता पड़ रहा है क्लोटेड ब्लड मेथड। अब लेकिन बात करें क्लोटेड ब्लड मेथड, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 10 ml ब्लड हमने ले लिया, ठीक है। वाटर बाथ में छोड़ दिया 1 से 2 घंटे के लिए 32 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्लोट अपीयरेंस हो जाएगा, क्लोट अपीयरेंस होने के बाद उस क्लोट को मैश करेंगे, उस मैश वाले क्लोट को हम दोबारा से हिमेटोक्रिट ट्यूब होती है हिमेटोक्रिट, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया 2500 RPM पे और 2 से 5 मिनट के लिए, और अब हमको निकल के आएगा बफी कोट। बफी कोट निकला, बफी कोट निकालने के बाद अब स्लाइड पे रख देंगे उसको, बफी कोट को स्लाइड पे रख के स्मेयर बना देंगे। अब उस स्मेयर को स्टेन कर लेंगे कोई से भी स्टेन से, तो इजीली हम एली सेल का पता लगा सकते हैं क्लोटेड ब्लड मेथड से। समझ में आ गया। दूसरा है डीफैब्रिनेटेड ब्लड मेथड, ब्लड को क्या करेंगे, डीफैब्रिनेटेड करेंगे। कैसे, अब ये बहुत प्रिंसिपल से रिलेटेड मेथड है। सबसे पहले हमने एक वाइल में टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने ब्लड, 5 से 10 ml जो भी ब्लड लेना है ब्लड ले लिया हमने। अब उसमें डाल दिया हमने, क्या डाल दिया,
ग्लास बीड्स, कांच के मोती डाल दिए हमने, ग्लास बीड्स डाल दिए। अब क्या होगा, ट्रोमेटाइज्ड हो जाएगी। जो ल्यूकोसाइट होती है, WC होती है, वो क्या होगी, ट्रोमेटाइज्ड हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब वही ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब दोस्तों टेस्ट को क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए रोटेट करेंगे डिफरेंट शेप में, ठीक है। रोटेट कर लिया, अब उसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर दोबारा बफी कोट आया तो स्टेन कर लिया। इसका जो पर्पस है, जो ये बफी कोट बार बार आ रहा है, फिर हमने बफी कोट का प्रोसेस जो है, इतने तरीकों से हमने बफी कोट निकाला, वो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा निकलता है। निकलना तो बफी कोट ही है, एग्जामिनेशन बफी कोट में करेंगे, निकलना है, क्योंकि बफी कोट में ही हम इजीली एग्जामिनेशन कर सकते हैं एलिसेल का। सेंट्रीफ्यूज किया, बफी कोट को यहाँ पे रख दिया, स्लाइड बना दी, स्मीयर बना दिया, स्टेन कर लिया कोई भी स्टेन से, तो इजीली हम पकड़ लेंगे एलिसेल को, ठीक है। अगला मेथड है रोटेटरी मेथड। अब रोटेटरी मेथड में और डिफिब्रिलेटेड ब्लड मेथड है, दोनों सेम से, लेकिन हमने क्या लिया है इसमें, इक्वल क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी बेस पे हमने ग्लास बीड्स लिए हैं। 5 ग्लास बीड्स ले लिए, कितने mm के, 3 mm डायमीटर होना चाहिए उसका, 3 mm डायमीटर ले लिए। क्यों, क्योंकि भाई अधिक मात्रा में क्या ना हो, ट्रूमेटाइज्ड ना हो ल्यूकोसाइट सेल। इसमें जो लेबल है, मात्रा है, वो पहले से इसमें सेट है। 5 ग्लास बीड्स लिया, 3 mm डायमीटर के, सबको मार्किंग दे दी हमने, ठीक है। हिपेनाइज्ड ब्लड ले लिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद स्मीयर बना दी, स्मीयर के बाद हमने कर दिया स्टेन, वो सेम प्रोसेस है। अब देखो, यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है, यानी कि एलिसेल नहीं दिखती है, तो ऐसे हम रिजल्ट नहीं देंगे कि इजीली हमने नेगेटिव दे दिया। हमको काउंट करनी पड़ेगी 500 से लेकर 600 तक, यानी 500 अबाव न्यूट्रोफिल सेल काउंट करनी पड़ेगी, तभी हम रिपोर्ट दे सकते हैं नेगेटिव। तो ये तीनों मेथड है, ठीक है। क्लोटेड ब्लड मेथड, डिफिब्रिलेटेड ब्लड मेथड, उसके बाद है रोटेटरी मेथड, जिसमें हमने सैंपल लिया है हिपेनाइज्ड सैंपल, ठीक है। तो बहुत इजी मेथड है। एग्जाम में जितना आप लिख सकते हो 2 से 2.5 पेजों में, उतना आप लिख देना। कोई सा भी एक मेथड लिखो, कोई इतना वो नहीं है कि आपको ये मेथड ही लिखना है, ठीक है। कोई सा भी एक मेथड लिख दो, जितना आप लिख सकते हो 2 से 2.5 पेजों में एग्जाम में, उतना आप लिख देना। डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, डायग्राम जो प्रिंसिपल वाला है वो भी आप उसमें एग्जाम में बना देना। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी एलिसेल। जरा सा भी डाउट लगे नीचे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।